हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो शाम के 5 बजे, और 5 बजे का मतलब स्टैटिक और पॉलिटी का सुपर डुपर सेशन आपकी खिदमत में हाजिर होता है। तो सभी तैयार हो जाइए। एक बार सभी जय हिंद लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा, उसके बाद जो है आज का सेशन अपन प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी तैयार हैं? हाँ, तो बिल्कुल दीपावली का पर्व है और आज 1 तारीख यानी राम राम है। तो सबसे पहले तो आपको दीपावली का सगड़ा ने गणमान राम राम शाह। और सगड़ा भाई बंधु जो है मिल सुबह सुबह रामा श्यामा कर्या होली। और सगड़ा ने हमारी तरफ से भी और हमारे परिवार की तरफ से भी सगड़ा ने दीपावली का घणे मान बहुत बहुत राम नाम भाई। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आज के सेशन का। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में हाजिर। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जान लो आप लोग, जब भी लोकसभा राज्यसभा में किसी बात को लेकर के गतिरोध जब हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत भाई? आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है संसद का जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर करता है ये। ठीक है भाई। अब आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर दोनों यहां पर एक साथ बैठते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, जिसकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का स्पीकर भाई, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि भारत में अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो अब तक 3 बार जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया है भाई। ध्यान रखें आप लोग। कब कब बुलाया गया था? तो पहला अब तक कितनी बार बुलाया भाई? 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन अब तक बुलाया गया है। पहली बार अगर मैं बात करूं आपसे फर्स्ट टाइम, तो वो बुलाया गया था 1961 ईस्वी में। भारत के जब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। और इस समय जब पहली बार संयुक्त किसके लिए बुलाया, किस बिल के ऊपर? तो दहेज निषेध अधिनियम भाई, दहेज निषेध अधिनियम, कि आपको दहेज अब नहीं लेना है। नहीं लोगे ना रे? ऐसा नहीं नौकरी लगने के बाद तुम कह दो कि मैं तो टीका 15 लाख लूंगा, 11 लाख लूंगा, है? ऐसी तो कोई ख्वाहिश नहीं है ना। फ्रिज डबल डोर होना चाहिए, बेड जो है वो तो 4 डबल बेड क्या 4 बेड होना चाहिए, एसी होनी चाहिए। ऐसी मांगे तो नहीं है ना। कार होनी चाहिए, क्रेटा गाड़ी दो मुझे, स्कॉर्पियो गाड़ी होनी चाहिए, थार होनी चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं है ना विचार आपका। ध्यान रखना, सरकार इसके ऊपर तुरंत एक्शन करती है। हाँ, लेना भी नहीं है। बाकी देखो, बेटी का पिता है वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए कोई दे तो फिर क्या करे, देखो मनुवार के लिए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग। दहेज निषेध अधिनियम 1961। फिर जो सेकेंड टाइम जो हुआ था वो हुआ था 1978, 1978 ईस्वी में मोरारजी भाई देसाई सरकार के समय, मोरारजी भाई देसाई सरकार के समय जब बैंकिंग अधिनियम आया था भाई, बैंकों को लेकर के। और एक फिर थर्ड जो हुआ था वो हुआ था 2002 ईस्वी में अटल जी की सरकार के समय भाई, अटल जी की सरकार के समय आतंकवाद निषेध अधिनियम, आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद निषेध। क्योंकि इससे जस्ट पहले 2001 ईस्वी में आपको पता हो तो हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, संसदीय हमला हुआ था, अफजल खान ने किया था, अफजल गुरु ने। तो यहां आपको ध्यान रखना है भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का स्पीकर ही करता है। राष्ट्रपति कभी, राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करता है भाई। ध्यान रखो आप लोग। राष्ट्रपति जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 52 में अपन को देखने को मिलता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 में। यहाँ ये अच्छे से ध्यान रखना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है ये संसद
आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है भाई। और लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य जिसको अपन बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर भाई, कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा में सर्वाधिक बार जीत कर आने वाला वर्तमान में कौन है? भर्तृहरि महताब, ओडिशा से लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि महताब। कंप्लीट है, तो डी आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रहा, बताओ देखे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन सा जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? भाई ध्यान रखो आप लोग, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन सा जाना जाता है? ध्यान रखें आप लोग। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि। क्या बोलते हैं भाई? प्यासी भूमि, या कंगारुओं का देश भी बोलते हैं इसे, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश के नाम से किसको जानते हैं अपन? ऑस्ट्रेलिया को। अब यूरोप जो है सबसे ज्यादा जो अग्रणियों में नाम आता है भाई, यूरोप का नाम आता है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो हाँ, और मैंने पूछा आपको द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो द्वीपों का महाद्वीप जो है ये भी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखो आप लोग। हाँ, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। हाँ, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया का मोती किसे कहते हैं? एशिया का मोती, एशिया का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, श्रीलंका को। अगर आपसे पूछे कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, ये बताओ देखे, तो एशिया का मरीज कहते हैं चाइना को। और यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को, इसका नाम हो गया अब तुर्की, ये यूरोप का मरीज कहते हैं इसे। अगर आपसे ये पूछे कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को भाई। किसको कहते हैं? अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया है? ऑस्ट्रेलिया आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है बाबू भैया, सी आपका यहां राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट बताओ देखे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1964 में, 1992 में, 1993 में या फिर 1998 ईस्वी में? केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो स्थापना हुई थी वो 1964 ईस्वी में हुई थी भाई। और किसके समय हुई थी? ये की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय। जवाहरलाल, इससे जस्ट पहले नेहरू जी बाद में डेथ हो जाती है 64 में, और लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में ये इंप्लीमेंट हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं 1964 से लेकर 1966 ईस्वी तक। 1992 ईस्वी में आपको पता हो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता, नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता। और 1993 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय कॉलेजियम प्रणाली का गठन हुआ था भाई। कॉलेजियम क्या है रे? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो 4+1 5 सदस्यों का जो कुल सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1998 ईस्वी में 11 व 13 मई 1998 ईस्वी को पोखरण जैसलमेर में किया गया था सफल परमाणु परीक्षण भाई। परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय। तो ये भी आपको डेट सहित याद रखना है। यहाँ आपका राइट आंसर हो गया भाई 1964, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है बताओ देखे? सितार है, तबला है, सरोद है या वीणा है भाई? हाँ, प्रसिद्ध सितार वादक कौन हुए हैं? तो प्रसिद्ध सितार वादक हुए पंडित रविशंकर, रविशंकर और विश्वमोहन भट्ट, विश्वमोहन भट्ट। और तबला वादक कौन हुए हैं? जाकिर हुसैन। लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तबला और सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के द्वारा, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। खजाइन उल फुतुह नाम से ग्रंथ
लिखा गया था इसके द्वारा। हमसे पूछा है सबसे पुराना, तो विद्या की देवी माँ सरस्वती, माँ शारदे का जो अब वाद्य यंत्र है वीणा, हे वीणा वादिनी हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी अम्ब विमल मत दे। हाँ, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं ना, माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं, हम अज्ञानी बालक माँ अज्ञान दोष को दूर करो। तो ये प्रार्थना अपने स्कूल में बोलते थे ना पहले। तो विद्या की देवी माँ शारदे का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है भाई? वीणा ही है, और ये सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से माना जाता है। तो डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आ गया है, ये रहा। बताओ देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था भाई? अंतर्राज्यीय परिषद यानी अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 200 आर्टिकल 263 के तहत राजीव गांधी सरकार, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या पीवी नरसिम्हा राव? तो वीपी सिंह भाई। विश्व प्रताप सिंह पूरा नाम है। 1990 ईस्वी में पहली बार, ध्यान रखो, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहां आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? बी आपका वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 1990 ईस्वी में भाई। हाँ, और यहां पर यह भी ध्यान रखना, इनका कार्यकाल जो है वीपी सिंह का कितना रहा था? 1989 से 90 इतना ही रहा था बस। अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाए गए भारत के पहले प्रधानमंत्री है ये। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए पहले प्रधानमंत्री। अगर आपसे ये पूछे कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब आया था, तो 1963 ईस्वी में लाया गया था। किसके खिलाफ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। हटाए गए पहले कौन है? तो वो है विश्व प्रताप सिंह। और राजीव गांधी, जिन्हें भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है भाई, क्या बोलते हैं? कंप्यूटर क्रांति का जनक, क्रांति का जनक कहा जाता है। और राजीव गांधी जी का जो कार्यकाल रहा था, ये कार्यकाल रहा था 1984 से 1989। राजीव गांधी जी का कार्यकाल रहा था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं ये राजीव गांधी। और इसके बाद में विश्व प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाए गए पहले प्रधानमंत्री हो गए। और चंद्रशेखर राव, विश्व प्रताप सिंह के बाद में चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री बनते हैं 1990 से 1991 ईस्वी तक। इनको भी हटा दिया गया था। और फिर 1991 से लेकर के 1996 ईस्वी तक बनते हैं कौन? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव जी को आपको पता हो 2024 ईस्वी में मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? पीवी नरसिम्हा राव जी को। इन्हीं के समय 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था भाई। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। और इस समय यूपी के सीएम कौन थे? कल्याण सिंह जी थे, जिनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा था भाई। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया है? वीपी सिंह यानी विश्व प्रताप सिंह आपका करेक्ट आंसर है। फिर 96 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मात्र 13 दिन की सरकार रही थी 96 से 96 तक। सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, 16 वर्ष 286 दिन का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत नाटक अकादमी है, ललित कला अकादमी है, साहित्य अकादमी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यानी कौन सी अकादमी जो है भारत में नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए, या फिर मैं कहूं नाटकों को या संगीत को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली अकादमी है? तो राष्ट्रीय संगीत अकादमी इज करेक्ट आंसर भाई। ध्यान रखो आप लोग, ये आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संगीत अकादमी जो है इसके अंदर नृत्य, नाटक और संगीत जो है इसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। संगीत जो है, संगीत की अलग अलग गायकी होती है, ध्रुपद गायकी वगैरह होती है, ध्यान रखो, अलग अलग घराने होते हैं। नृत्य के भी अलग अलग घराने होते हैं, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं, लोक नृत्य अलग होते हैं। तो उन सभी नृत्य कलाओं को जिंदा रखने के लिए, भारत की कला संस्कृति को जिंदा रखने के लिए संगीत नाटक अकादमी जो है ये कार्य अपने हिसाब से करती है। तो ये आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब ध्यान रहे, ये दीपावली सिलेक्शन वाली दीपावली हो, इसके लिए ध्यान रखो आप लोग, इस बार आपको 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर आपको मिल रहा है, जहां एसएससी और रेलवेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है।
अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में एक्स्ट्रा 3 मंथ्स वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स जो है बिल्कुल निःशुल्क, वो भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ध्यान रखें। तो दोस्तों विलंब किस बात का, आज दीपावली का राम राम है, बढ़िया राम राम करके और लक्ष्मी जी महाराज का नाम लेकर के और सिलेक्शन की राह पर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करो। हम और हमारी टीम आपके साथ है। तो आज ही अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ये रहा भाई। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया था? तो ये कहा गया था भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी मोरारजी भाई देसाई सरकार के समय। भाई ये क्या है, देखो आप लोग समझिए एक बार कि कोई भी विधेयक होता है उसको पास कौन करता है? भारत की पार्लियामेंट करती है, भारत की संसद भवन करती है। संसद भवन यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा किसी प्रस्ताव को जब पास कर देती है तो पास करने के बाद में वो किसके पास जाता है? भारत के प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वो कानून बनता है। अगर मान लो लोकसभा ने राज्यसभा में पास कर दिया और राष्ट्रपति उसे पारित नहीं करता है, इंदिरा गांधी सरकार ने यह कहा था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत कि संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति को पारित करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, यानी राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। फिर मोरारजी भाई देसाई सरकार ने यह कहा कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए दोबारा से भेज सकता है और पुनः विचार के बाद जब वापस आया है तो उसे पारित करने के लिए बाध्य होगा। और एक आपको ध्यान रखना है, आप सभी को पता हो, पॉकेट वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर, जेबी वीटो शक्ति। जेबी वीटो शक्ति अनुच्छेद 111, जिसके तहत क्या होता है कि मान लो लोकसभा ने राज्यसभा में प्रस्ताव पास कर दिया, उसे राष्ट्रपति अपने पास रोक लेता है, उन्हें तो हाँ कहता है और नहीं ना कहता है। इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो पावर। इस शक्ति का प्रयोग आज तक एक ही प्रेसिडेंट ने किया है, 1986 में। वो किया था किसने? ज्ञानी जेल सिंह जी ने। भाई ध्यान रखो आप लोग, किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। और किस बिल के लिए किया था? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में। और ध्यान रहे 52वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ था 1985 में हुआ था। किसके समय हुआ था? ये हुआ था राजीव गांधी जी के समय, राजीव गांधी सरकार के समय। और राजीव गांधी सरकार के समय, इस समय 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था और दल बदल कानून को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। दल बदल कानून को संवैधानिक मान्यता कंप्लीट है। तो सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी मोरारजी भाई देसाई सरकार। अगला क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट ये रहा भाई। बताओ देखे, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो करीबा बांध बना हुआ भाई जेम्बेजी नदी के ऊपर बना हुआ है। नील नदी जो है, जिसे अपन बोलते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। जबकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर आ जाएगा अमेजोन, अमेजोन। ध्यान रखो आप लोग। और साथ में यह भी ध्यान रखो, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र का राजधानी कहां पर है? काहिरा, जो नील नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मुद्रा है पाउंड। और ध्यान रखो कि मिस्र का जो सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ नाइल, ऑर्डर ऑफ नाइल, नाइल। और मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, आपको बता दूं जानकारी के लिए। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? नील नदी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपके जेम्बेजी नदी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और नील नदी के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। बताओ देखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास होती है? यानी सीएजी कोई भी कार्रवाई करता है, इसके ऊपर अंतिम निर्णय सीएजी यानी अनुच्छेद 148 से 151 में कई बार आपको बता चुका हूं, जिसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान केवल और केवल किसके पास होता है? भारत की पार्लियामेंट के पास होता है, भारत के संसद भवन के पास होता है। सीएजी जो वर्तमान में कौन है? अपने गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और साथ में यह भी याद रखो कि सीएजी जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत में संचित निधि का प्रमुख होता है भाई। भारत की संचित निधि का प्रमुख कौन है? निधि का प्रमुख, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूर्ण होने
तक। और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसका प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में है। संसद का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 79 में है। और भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 52 में है। ध्यान रखो आप लोग। आ गई बात समझ में? तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया है? बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं, अगर पूछे आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे हीरा लाल जैकानिया जी। और वर्तमान कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, जिनकी अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं ये 11 नवंबर को। संजय मिश्रा जी नहीं बनेंगे तो 51वें सीजेआई बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है भाई? बिंबावती देवी जो है मणिपुरी नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या ओडिसी नृत्य? मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर का एक नृत्य ध्यान रखो आप लोग, थांगटा भी है। थांगटा मार्शल आर्ट। और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। और ओडिसी नृत्य, ओडिसी कहाँ का है? ये ओडिशा का है भाई, ओडिशा का है। अब आपसे पूछा गया है कि बिंबावती देवी जो है इनको किस नृत्य कला के लिए अवार्ड से या किस कला में इनका नाम जो है सबसे अग्रणी स्थान पर लिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी नृत्य भाई। ध्यान रखो आप लोग। हाँ, सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम ही है भाई, प्राचीनतम शास्त्रीय। और नवीनतम अगर आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय नृत्य, जो असम में है। क्षत्रिय कहाँ का है? असम का। ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी है। ये आपके दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, मणिपुरी नृत्य की प्रमुख कलाकार बिंबावती देवी जी है मणिपुरी नृत्य की प्रमुख कलाकार। आ गई बात समझ में? तो इसके साथ ही अपना आज की समयावधि भी समाप्त हो जाती है। दीपावली का पुनः आप सगळाने गणेमान राम राम। ये और दीपावली बहुत शानदार तरीके से आपने मनाई होगी। और कल जो है आपको सभी को पता हो, दीपावली का आज का दिन, राम राम का जो दिन होता है, इसको अपन गोवर्धन पूजा के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था और 7 दिन तक धारण करके रखा था। और इसका अगला दिन जो है यम और यमी की आराधना, यानी यमराज और यमुना की आराधना, भाई बहन की आराधना के रूप में अपन पूछते हैं, भैया दूज का त्यौहार मनाते हैं। तो आप सभी को भैया दूज, गोवर्धन पूजा की भी अग्रिम शुभकामनाएं, आपके भैया दूज की अग्रिम शुभकामनाएं। ये पूरा त्यौहार आपके लिए जो है मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।